हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आसाराम के साथ। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल मिलेगी या फिर बेल, इस पर फैसला आज हो सकता है। आसाराम की जमानत अर्जी पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मशहूर वकील राम जेठमलानी हाईकोर्ट में आसाराम के केस की पैरवी करेंगे। इसी बीच आसाराम की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है। खबर है कि जोधपुर पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश कर सकती है। सुरक्षा कारणों से पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश करने का फैसला कर सकती है। तो सवाल बड़ा यही है कि नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल में ही रहना होगा या फिर बेल उन्हें मिल जाएगी। और वहीं आसाराम ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि जेल में ही वो रामधुन जमा देंगे। वहीं आसाराम अब सलाखों से बाहर आने के लिए पूरी तरह से छटपटा रहे हैं। अब से कुछ घंटों के बाद आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। देश के बहुत बड़े वकील राम जेठमलानी आसाराम के लिए कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे। आसाराम की तरफ से दलील दी गई कि 15 अगस्त की रात मड़ई आश्रम में लड़की का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। 15 अगस्त की रात नाबालिग कुटिया के अंदर मौजूद थी। उसकी मां, आसाराम के सेवक और फार्म हाउस के मालिक भी अंदर मौजूद थे। आसाराम ने दलील दी है कि अगर पीड़िता से रेप हुआ होता तो वो चीखती चिल्लाती और बाहर बैठे लोग सुन लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट में दर्ज कराई गई याचिका में आसाराम के वकीलों ने काफी होमवर्क किया है। दलील दी गई है कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी से लेकर सेवादार शिवा तक पाक साफ है। मड़ई की कुटिया में लाने से पहले लड़की की तबीयत ज्यादा खराब थी। छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी ने उसे बड़े डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी। अभी ग्राउंड वो जमानत, क्योंकि ये पूर्व में जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है तथा आज जो माननीय न्यायालय में जो मात्र ये परमिशन ली गई है, ये केस 16 तारीख एक निश्चित तारीख पे लगा दिया जाए, क्योंकि उनके अधिवक्ता है जो उसके लिए बहस करने आएंगे वो दिल्ली से आएंगे। इस निवेदन को स्वीकार किया गया क्योंकि अभी तक आवेदन की कॉपी हमें कार्यालय में प्राप्त हुई है और उसमें जो पूर्व में इन्होंने कहा है अपना आपको निर्धार बताया, लेकिन ये एक अभी न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। वस्तुतः ये सारी सुनवाई बहस के समय होगी और 16 तारीख को निश्चित है। आसाराम की याचिका में ये भी कहा गया है कि लड़की को जोधपुर भेजने को लेकर आसाराम, शिल्पी और शिवा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। आसाराम ने अपने पर लगे आरोपों को साफ साफ गलत ठहराया है। आसाराम ने दलील दी है कि बालिका के माता पिता आसाराम से आशीर्वाद दिलाना चाहते थे। आसाराम ने उन्हें जप और ध्यान करने को कहा था। रात में माता पिता वहीं रुकना चाहते थे। आसाराम ने उन्हें वहीं रुकने की जगह दी। 15 अगस्त की रात लड़की के पिता वहां से पहले चले गए थे। मां बार बार कह रही थी कि आसाराम उसकी बेटी को आशीर्वाद दे। आसाराम ने एक बार फिर से जप और ध्यान करने को कहा। लड़की और उसकी मां खुशी खुशी वहां से बाहर निकली। आसाराम ने कहा, हम तुम्हारे लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आसाराम ने कहा है कि मड़ई की कुटिया में लड़की की मां और लड़की बेहद खुश थी। पूरी रात उन्होंने वहीं आराम किया और सुबह फार्म हाउस के मालिक जगदीश तेड़ा के रोलर के साथ नाश्ता भी किया। उसी दिन सुबह यानी 16 अगस्त को आसाराम दिल्ली चले गए। आश्रम से निकलने से पहले आसाराम ने लड़की और उसकी मम्मी पापा से मुलाकात की। लड़की को अहमदाबाद जाने की सलाह दी, जहां आसाराम की पत्नी और बच्चे रहते हैं। आसाराम ने कहा कि नई जगह जाने से बीमार लड़की का मन बहल जाएगा। अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई केस नहीं है जिससे ये साबित हो कि आसाराम भगोड़े हैं या सबूतों से छेड़छाड़ की है। वो समाज के सम्मानित नागरिक हैं। उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। मामले की जांच और ट्रायल लंबा चलेगा। आसाराम कोर्ट की हर शर्त को मानने को तैयार है, लिहाजा उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाए। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज।
तो कई दलीलें रखी गई हैं आसाराम की ओर से ताकि उन्हें जल्द से जल्द जेल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? सीधे रुख करेंगे हम जोधपुर हाईकोर्ट का ही, जहां से देवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये बताइए सुनवाई कितनी बजे से शुरू होनी है? देवेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज मिल रही है? अपने संवाददाता का हम लोग दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल यही है, नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल मिलेगी या फिर बेल? इस पर आज फैसला होना है। बहरहाल आसाराम मामले में आज क्या होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। आसाराम की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मशहूर वकील राम जेठमलानी उनके केस की पैरवी करेंगे। इसी बीच आसाराम की न्यायिक हिरासत की अवधि भी आज खत्म हो रही है। खबर है कि जोधपुर पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश कर सकती है और इसके पीछे वजह यह है, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस तरह से जोधपुर पुलिस की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश करने का फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल आसाराम की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आसाराम मामले में आज क्या कुछ होगा वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल बड़ा यही है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे आसाराम, अब उन्हें जेल से छुट्टी मिल जाएगी या फिर आगे भी उन्हें तथाकथित बैकुंठ जिसे वो बताया करते थे उसी में आगे का दिन भी उन्हें गुजारना पड़ेगा? और वहीं नाबालिग लड़की से यौन शोषण धमकी के आरोप में आसाराम पिछले 14 दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आसाराम की ओर से अपने समर्थकों को एक चिट्ठी भिजवाई गई है। आसाराम ने समर्थकों से इंडिया न्यूज चैनल को नहीं देखने की अपील की है। लेकिन पहले देखिए आसाराम के सेवादार पीड़ित लड़की के माता पिता को कैसे दे रहे हैं धमकी। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक है, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है? नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। सुना आपने, ये आसाराम की धमकी है। पीड़ित लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी। जब आसाराम पुलिस से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे, तभी 30 अगस्त को आसाराम के सेवादार श्याम पेंटर ने पीड़ित के पड़ोसी को फोन किया। कहा पीड़ित के पिता बयान बदल ले, नहीं तो 6 महीने में सरकार बदलेगी तो परिवार पर मुसीबत टूट पड़ेगी। ऐसा है, देखो मेरी बात आप सुनो ध्यान से। हाँ। कि देखो अभी अगर कर्मवीर बयान चेंज कर देगा ना तो सब साधक उसका साथ देंगे। अगर ये जो करवा रही है तो कुछ देर तक करवाएगी और पीछे हट जाएंगे। सब मुझे मात्र 6 महीने सरकार है पूर्णिया की, 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे। फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों शीशे हैं, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। वैसे कई आसाम आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। घर का घाट कम रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, श्याम पेंटर ने फोन पर कहा मीडिया कब तक पीड़ित परिवार को बचाता रहेगा। और मैं उससे बात करना चाहा कर्मवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बराबर। हेलो भैया बोलो, ऐसे बोल के जैसे लगता है डरा हुआ है। अच्छा, तो बात नहीं कर रहे हैं आपसे? जिससे अच्छी जान पहचान है वही उनको कुछ बोल सकता है, ठीक है ना? अभी देखिए, अभी चलो मीडिया वालों को कहने पे आ गए, उनको कितने दिन दिखाएंगे, कितने दिन साथ देंगे, और सरकार कितने दिन साथ देगी इसका? क्या बोल रहे हैं भैया? ये बात है, देखो मेरी बात सुनो, बड़ा सावधानी से समझने की चीज है। बहुत देखो, बापूजी से अभी आए थे, 1000 संत आए थे बापूजी के पास। और बापूजी से बोल रहे आप एक बार हाथ बोल देखो मैं हम लोग देश में क्या कर देते हैं, बस एक बार बोल रहे आप जो करना है करो, अभी सारे देश को हम ताश कर देंगे। इसलिए बापूजी बोले हमारा चेला है, उसको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, मतलब अभी कुछ तुम लोग करो नहीं। बापूजी चुप है, एक बार हाथ के बोलने साथ को तो ना जाने क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? सही बात। अभी जो पीछे हाथे लगे, इनके पीछे जो करवा रही है वो तो अभी पीछे हट जाएंगे सब कुछ करके, ठीक है? अच्छा। उनको क्या लेना देना है? इंडिया न्यूज को ये ऑडियो क्लिप पीड़िता के वकील मनीष व्यास ने दी है। उनका कहना है कि सोमवार को इसकी सीडी वो कोर्ट में सौंपेंगे। इस ऑडियो को आवश्यकता पड़ने पर मैं न्यायालय के सामने जाहिर करूंगा साहब कि किस तरह की ये धमकियां जो है वो आ रही है, और तो और वो धमकियों के जरिए ये आगाह कर रहे हैं कि बदल दे, अदरवाइज ये हो जाएगा। सोमवार को आसाराम की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर है धमकी की ये सीडी आसाराम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है।
ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने आसाराम के सेवादार किस तरह से पीड़ित के मां बाप को धमका रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि जब मीडिया को नहीं छोड़ा तो तुम ही क्या छोड़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं किस तरह आसाराम के लोगों ने खुलेआम इंडिया न्यूज के दर्शकों से कहा कि वो उसे ना देखें। रेप के मामले में जेल की हवा खा रहे आसाराम बुरी तरह बौखला गए हैं। आसाराम ने इंडिया न्यूज को दी है धमकी। अपने साधकों को आसाराम ने हिदायत दी है कि वो इंडिया न्यूज के चैनल को बंद कर दें। इसके लिए आसाराम ने बाकायदा अपने साधकों के जरिए एक पॉम्पलेट बंटवाया है। पॉम्पलेट में आसाराम ने क्या लिखवाया है, जरा वो देखिए। आसाराम ने लिखवाया है कि कई न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूज्य बापूजी पर बहुत निचले स्तर के बेबुनियाद झूठे आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इसीलिए सभी भक्तगण ये संकल्प लें कि वो पूज्य बापूजी व संतों के कुप्रचार करने वाले न्यूज चैनल, खासकर इंडिया न्यूज को अपनी टीवी पर हमेशा के लिए लॉक करें और अपने परिचितों को भी संकल्प दिलाएं। बाद में आसाराम ने लिखा है, हरिओम ओम ओम। सदगुरु की निंदा सुनने से गो हत्या का पाप लगता है। इतना ही नहीं, इस पॉम्पलेट में आसाराम के साधकों और समर्थकों ने चैनल को कैसे टीवी से हटाना है उसकी भी विधि बताई है। आसाराम की गिरफ्तारी के दौरान भी उनके समर्थकों की बौखलाहट साफ देखी गई थी। कई बार उन्होंने मीडिया पर हमला किया, लेकिन अपनी करतूतों की वजह से आसाराम फंसते चले गए और सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब पूरी दुनिया के सामने आसाराम की असलियत सामने आ चुकी है, लेकिन अपनी करतूतों पर शर्म और पछतावा नहीं कर रहे हैं आसाराम। उल्टे चैनलों को बंद करने और ना देखने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से आसाराम अपने गुनाहों पर पर्दा डाल पाएंगे? अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। अब देखना यही होगा कि आसाराम का आज क्या होता है, क्योंकि 14 दिनों से वो न्यायिक हिरासत में है और आज जोधपुर हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर, बेल की याचिका पर सुनवाई होनी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रुकेंगे, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है, खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात अब दिलीप कुमार की। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की तबियत अब पहले से ठीक है। बेचैनी की शिकायत के बाद ट्रेजरी किंग को कल रात 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्नी सारा बानो के मुताबिक अब फिलहाल दिलीप साहब की तबियत ठीक है। सीधे रुख करेंगे हम लीलावती अस्पताल का ही, जहां से विनीता हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। विनीता, डॉक्टर्स ने फिलहाल क्या जानकारी दी है दिलीप साहब की सेहत के बारे में? चित्रा, सबसे पहले जो आपको बताना चाहूंगी, कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी राहत की बात है उन्हीं सभी फैंस के लिए जो दिलीप साहब से बखूबी प्यार करते हैं और बहुत उनकी सेहत के लिए काफी सारी दुआएं मांगी हैं। उनकी हालत बिल्कुल स्टेबल है, अब वो काफी ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी, हॉस्पिटल के सूत्रों के अनुसार माने तो डॉक्टर्स के सूत्रों के अनुसार माने तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे ये साफ कह दिया है कि वो स्टेबल है, लेकिन उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। साथ ही साथ एक टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट है जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही हैं। उसी के बाद ही कुछ मेडिकल बुलेटिन और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स मिल पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कब उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा, ये बाकी सारी जानकारियां तभी मिल पाएगी जब मेडिकल बुलेटिन आएगा। चलिए, मेडिकल बुलेटिन का हम सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया विनीता इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको सुना देते हैं कि दिलीप कुमार की पत्नी सारा बानो ने उनकी सेहत को लेकर क्या कुछ कहा। दिलीप साहब की तबीयत अच्छी है, स्टेबल है, शुक्र है अल्लाह का। आप सब जो इतने परेशान हैं, आप सब दुआ करें कि और अच्छे हो जाए। दिलीप साहब की तबीयत अच्छी है, स्टेबल है, शुक्र है अल्लाह का। आप सब जो इतने परेशान हैं, आप सब दुआ करें कि और अच्छे हो जाए। देश भर से दुआओं का दौर भी जारी है कि दिलीप साहब की सेहत जल्द ही सुधर जाए। आगे बढ़ेंगे। उधर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी से नाराज चल रहे लालकृष्ण आडवाणी का कल देर रात नरेंद्र मोदी से आमना सामना हो गया। मशहूर वकील राम जेठमलानी के जन्मदिन के मौके पर दोनों एक साथ देखे गए।
इस दौरान मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता जेठमलानी के अगल बगल बैठे हुए थे। इसके पहले जेठमलानी आडवाणी के घर गए थे और उन्होंने आडवाणी की नाराजगी की खबरों को गलत बताया था। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात की ये तस्वीरें हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ठीक बगल वाली सीट पर नहीं बैठे लालकृष्ण आडवाणी के, और इसी वजह से कुछ देर के बाद राम जेठमलानी आकर दोनों के बीच बैठ गए ताकि दोनों के बीच का जो बड़ा सा गैप है वो न दिखे। नाराजगी अभी कुछ दूर ही है नहीं? अरे नाराजगी मैं रखता ही नहीं हूँ किसके खिलाफ। नहीं, आडवाणी जी की नाराजगी, कुछ बातचीत आपकी हुई हो? कोई किसने कहा आपको कोई नाराज है मेरे से? चलिए, तो बार बार यही बताने की कोशिश कि आडवाणी नाराज नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब हम करेंगे मुजफ्फरनगर की। आपको बता दें कि आज जख्म पर मरहम लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मुजफ्फरनगर जाने वाले हैं। सियासत भी इसके साथ ही तेज होती हुई चली जा रही है। अखिलेश यादव के बाद प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर के दौरे पर जाएंगे। पीएम के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर जाएंगे। तीनों नेता हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल जाकर जो वहां पर पीड़ित हैं उनका हालचाल जाना था। हिंसा पीड़ितों को मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आज मुजफ्फरनगर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 19 दिन के बाद याद आई थी वहां पर पीड़ितों की, और आज 20वें दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे। सीधे रुख करेंगे हम मुजफ्फरनगर का ही, जहां से मिथिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आने का कार्यक्रम कितने बजे रखा गया है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? अपने संवाददाता के पास दोबारा हम जाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि माना यही जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाएंगे। उधर मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र और राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि पीड़ितों के पुनर्वास और बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक तरफ आज जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुजफ्फरनगर का दौरा करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होने वाली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 27 अगस्त का ये पूरा का पूरा मामला है, जिसके बाद वहां पर दंगे भड़के और फिर 40 लोगों की हत्या कर दी गई। बहरहाल इस पूरे मामले में अब मरहम लगाने का दौर भी जारी है। कल अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे मुजफ्फरनगर, और आज खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहने वाली है। बहरहाल अब रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों को, और सिर्फ 5 मिनट में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से लेकर मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें। सबसे पहले बात आसाराम की ही। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को आज जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आसाराम की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आसाराम को 2 तारीख को जोधपुर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आसाराम की जमानत पर आज फैसला होना है। इसके साथ साथ जोधपुर हाईकोर्ट में भी आसाराम ने जमानत के लिए अर्जी लगा रखी है। आसाराम का केस वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ने वाले हैं। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के समर्थकों ने इंडिया न्यूज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। आसाराम समर्थकों ने पर्चियां बंटवाकर इंडिया न्यूज चैनल को लॉक करने के लिए कहा है। पर्ची के जरिए आसाराम समर्थकों ने इंडिया न्यूज ना देखने की अपील की है। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार की तबियत अब स्थिर है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार ने रविवार रात को सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद परिजनों ने उन्हें मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मुजफ्फरनगर दौरे पर जा रहे हैं। मनमोहन सिंह मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुबह 10 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और 2 घंटे तक रुके रहेंगे। इन 2 घंटों में वो बसीकला, तावली और संझक इलाके के राहत शिविरों में भी जाएंगे।
इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे। हिंसा के 19 दिन बाद अखिलेश ने हिंसा प्रभावित कबाल और मलिकपुरा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कबाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र और राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और राज्य से पूछा था कि पीड़ितों के पुनर्वास और बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने चुनावी रण का बिगुल रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी से फूंक दिया है। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित रैली में मोदी ने सैनिकों को नमन किया, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए और पाकिस्तान को नसीहत भी दी। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी के लिए जो मंच तैयार किया गया था उसमें लगी पोस्टरों में संसद भवन को खास तौर पर फोकस किया गया। इस पोस्टर में बड़े आकार में मोदी की तस्वीर थी तो बैकग्राउंड में संसद भवन। पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी के नाम की मुखालफत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी मशहूर वकील राम जेठमलानी के घर पहुंचे। जेठमलानी का जन्मदिन था और दोनों नेता उन्हें बधाई देने के लिए गए हुए थे। इस दौरान मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके पहले जेठमलानी आडवाणी के घर गए थे और उन्होंने आडवाणी की नाराजगी की खबरों को गलत बताया था। खबर यह है कि नाराजगी के बीच लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं। भोपाल में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी और आडवाणी दोनों ही शरीक होंगे। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि आरटीआई कानून के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट का एक नया रोजगार शुरू हो गया है। जयपुर में जयराम रमेश ने हालांकि ये भी कहा कि आरटीआई से चारों ओर एक नई क्रांति आई है और लोगों को जरूरी सूचनाएं वक्त पर मिल रही हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल को सही ठहराया है। कहा है कि अगर ये बिल नक्सल प्रभावित इलाकों में लागू हुआ तो निश्चित तौर पर 5 से 6 सालों में वहां की तस्वीर बदल जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू उनके गृहनगर जोधपुर में उस वक्त नहीं चला जब वो अंडरपास का उद्घाटन करने गए हुए थे। यहां गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटने की वजह से वो अपना भाषण दिए बगैर ही वापस लौट गए। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार किया है। मोदी के मुद्दे पर बोलते हुए पासवान ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है। अमेरिका के पूर्वी कोलोराडो में पिछले 5 दिनों से जारी बाढ़ के कहर से 4 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग लापता हैं। देनवेर से पूर्वी मैदानी क्षेत्रों तक जाने वाली सड़कें और पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। फिलीपींस के जम्बुआगा शहर में सेना और विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष में 56 लोगों की मौत हो गई। यहां एमएनएलएफ विद्रोहियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें छुड़ाने के दौरान संघर्ष में 56 लोगों की जान चली गई, जिनमें 47 विद्रोही थे। विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति सेल्यूसियानो सेंचेज का 112 साल की उम्र में निधन हो गया। सेंचेज न्यूयॉर्क के एक नर्सिंग होम में भर्ती थे। जून में 116 साल की उम्र में जुरेमोन किमूरा की मौत के बाद सेंचेज विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे। आप देख रहे थे खबर 5 मिनट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप कहीं मत जाएगा। आपने हमें सबसे ज्यादा देखा, इसलिए इंडिया न्यूज बन गया है देश के 4 सर्वश्रेष्ठ चैनलों में से एक। देश का सबसे बड़ा न्यूज शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज का परचम 10 न्यूज बुलेटिन में नंबर 1। सबसे कम समय में सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आप दर्शकों का धन्यवाद।
खास खबरों के सह प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल। अब हेयर प्रॉब्लम चांस ही नहीं। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। आसाराम की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। राम जेठमलानी लड़ेंगे आसाराम का केस। हर पैंतरा आजमाने के बाद धमकी पर उतरे आसाराम। सेवादार श्याम पेंटर ने पीड़ित के पिता को फोन पर कहा 6 महीने बाद सरकार बदलते ही देख लूंगा। वकील के पास धमकी का ऑडियो मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चीन और पाकिस्तान सहमे हुए हैं। हिंदुस्तान के नए ब्रह्मास्त्र ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अग्नि 5 का लगातार दूसरी बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। क्या आप जानते हैं अब दिल्ली से छोड़ी गई अग्नि 5 की जद में पूरा चीन, पूरा पाकिस्तान आता है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि दिल्ली से चली मिसाइल 10 मिनट में रूस की राजधानी मॉस्को में बैठे दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देगी। हमारे वैज्ञानिकों ने 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने वाली अग्नि 5 बनाकर हिंदुस्तान की इज्जत को और बढ़ा दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now, 1, 2, नई ताकत, नई उड़ान, नई शान। तारीख 15 सितंबर 2013। जगह उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड। वक्त सुबह 8:50। ये वक्त, ये तारीख दुनिया कभी